हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखापाल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि CAG जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आर्टिकल्स हैं जिनसे ये अपनी पावर लेता है, इसके अपॉइंटमेंट क्या हैं, कैसे होते हैं अपॉइंटमेंट, रिमूवल कैसे होता है, इसके फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ क्या हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी आते हैं और जो स्टेट जो अपने रूल्स बने हुए हैं, एक्ट बने हैं, उससे भी आते हैं। इसकी इंडिपेंडेंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो CAG जो है इसको सुप्रीम ऑडिटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सुप्रीम ऑडिटर ऑफ इंडिया मतलब ये सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में ऑडिट का काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट हो या फिर PSUs हों, अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस हों या कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी का ऑडिट ये करता है। ओके, ठीक है। और इसको हमारे जो संविधान बनाने वाले, संविधान के पितामह हैं अंबेडकर जी ने, इन्होंने कहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो CAG को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। कोई भी ऑफिसर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है CAG अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी। और इसको फेमसली गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। मतलब पब्लिक पर्स जो है, इसका मतलब जो भी हमारी जनरल पब्लिक है, जो भी टैक्स हम पे कर रहे हैं, जो भी हम ड्यूटीज़ और चार्जेस सेल्स वगैरह पे कर रहे हैं, सारा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ओके, तो ये गवर्नमेंट के पर्स में जा रहा है और ये पैसा किसका है? पब्लिक का। और इसी पब्लिक के पैसे को किस तरह से खर्च होना चाहिए, कहीं ये कुछ गलत कामों में तो खर्च नहीं हो रहा है, इसी चीज़ को, केवल इसी चीज़ को कंट्रोल करना है, इसी चीज़ को सुपरविज़न करना है CAG का काम। ओके, तो आप समझ गए होंगे आप ओवरव्यू। चलिए देखते हैं, पहली स्लाइड पे चलते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो इसकी हिस्ट्री कहाँ से होती है स्टार्ट, हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1858 में, आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फर्स्ट वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया था। और इसमें सबसे पहले बात की गई थी अकाउंटेंट जनरल के बारे में। ओके, तो उस टाइम इसको अकाउंटेंट जनरल कहा जाता था और पहली बार ये ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। उसके बाद 1860 में पहली बार इसको ऑडिटर जनरल कहा गया और अपॉइंट किए गए एडवर्ड ड्रुमंड। ये पहले ऑडिटर जनरल थे जो ब्रिटिश इंडिया में अपॉइंट किए गए थे। ओके, उसके बाद इसको फिर सब्सिक्वेंटली कुछ सालों बाद इसको ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल भी कहा जाने लगा। जो ऑडिटर जनरल पहले थे, जो स्टार्ट हुए थे अकाउंटेंट जनरल से, बाद में उनको ऑडिटर जनरल कहा गया और फिर उनको ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल कहा गया। अल्टीमेटली इसको पहली बार CAG कहा गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इसको कहा गया 1884 में। तो 1884 में हमको ये नाम मिलता है फर्स्ट टाइम, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया, उसमें इसकी पावर्स को और बढ़ा दिया गया। इसमें कैसे बढ़ाया गया? पहले ये केवल जो 1935 से पहले तक ये केवल सेंट्रल, जो अपना यूनियन गवर्नमेंट है, जो अपनी यूनियन गवर्नमेंट है, केवल उसी की ऑडिट करता था। ये केवल यूनियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को ही ऑडिट करता था पहले ये। लेकिन फिर उसके बाद 1935 का एक्ट आया, जिसमें क्या किया गया, प्रोविंस में भी ऑडिटर जनरल अपॉइंट किए गए। ओके, प्रोविंस में ऑडिटर जनरल अपॉइंट किए गए, जिससे क्या हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उनका भी ऑडिट करने के पावर जो है CAG को मिल गया। इससे इसकी पावर जो है, पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हुई 1935 एक्ट से। ओके, उसके बाद फिर 1947 में, जैसे कि आपको पता है, कंट्री
MI इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तो सेम यही प्रोसीजर या CAG का ऑफिस जो था सेम इसी तरीके से कंटिन्यू रहा। 1958 में इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। जुरिसडिक्शन जो है इसका मतलब ये ऑडिट जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का भी कर सकता है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में जो भी इंडिया की यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनका भी ऑडिट कर सकता है। ये 1958 में डिसाइड किया गया। 1971 में CAG ड्यूटी पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट क्या आया गया था। उसमें क्या था, अकाउंटिंग ऑडिटिंग तो ये कर ही रहा था, साथ में इसको अकाउंटिंग का काम भी दिया गया। गवर्नमेंट की जो भी ऑफिसेस, डिपार्टमेंट्स, PSUs या फिर कोई कंपनीज जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, सभी का ऑडिटिंग तो पहले से ही कर रहा था ये। CAG को अकाउंटिंग का काम भी दिया गया। लेकिन कुछ सालों बाद जब 5 साल बाद देखा कि ये तो पहले से ही ये CAG जो ओवरबर्डन था, बहुत सारा काम था इसके पास, ऑडिटिंग गवर्नमेंट की, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, साथ में आपके PSUs की भी, और भी गवर्नमेंट जो भी कंपनीज हैं इनको गवर्नमेंट फंड कर रही है या इनडायरेक्टली जो भी गवर्नमेंट से लिंक्ड हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उन सभी की ऑडिटिंग कर रहा था ये ऑलरेडी। उसके बाद इसको अकाउंटिंग का काम भी दे दिया गया तो ये ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया। तो 1976 में अकाउंटिंग का काम वापस से हटा दिया गया। तो ये रही इसकी हिस्ट्री। अब आगे की स्लाइड पे चलते हैं। CAG जो है मेनली पावर्स लेता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो CAG को पावर प्रोवाइड कराते हैं। आर्टिकल 148 सबसे पहले देखते हैं। ये बात करता है अपॉइंटमेंट, रिमूवल और जो भी हम प्रतिज्ञा लेंगे, शपथ लेंगे, उसकी CAG शपथ लेगा उसके बारे में, और उसकी सर्विस की कंडीशंस क्या क्या रहेंगी इनके बारे में आर्टिकल 148 बात करता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे चलकर। आर्टिकल 149 बात करता है कि CAG के क्या कार्य रहेंगे और क्या कर्तव्य हैं उसके, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे अभी। 150 बात करता है फॉर्म ऑफ अकाउंट, मतलब CAG एक डेफिनेट पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्म रखता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट्स को अपना लेखा जोखा रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्सेल शीट उठाया स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिटर्स ने और उसमें अपना अकाउंट रख लिया, और यूनियन के ने उठाया उसमें अपना अकाउंट रख लिया। नहीं, CAG जो है एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट तैयार किया हुआ है उसने, उसी फॉर्मेट में आपको, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे सेंट्रल हो, उसी फॉर्मेट में आपको अपना अकाउंट जो है स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, वो रखना है। तो ये आर्टिकल 150 में दिया गया है। ओके, आर्टिकल 151 बोलता है CAG एक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देगा। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, अपॉइंटमेंट पे आते हैं अभी, जो कि आर्टिकल 148 में दिया गया है। आर्टिकल 148 में बात की गई है अपॉइंटमेंट के बारे में। 148 ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं CAG किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। CAG को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, जिस पर उसकी सील लगी होती है, जिस पर उसका साइन होता है, उस ऑर्डर से प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। ओके, और इसको सिलेक्ट कौन करता है? सिलेक्ट करता है इसको ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो भी पावर में जो भी पार्टी है वो करती है। इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस जो है एकदम क्लियर नहीं है, ओपेक है, मतलब इसको सीक्रेट रखा गया है कि इसको कौन सिलेक्ट करता है, कैसे सिलेक्ट करता है। बस प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, इतना क्लियर है। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से अपॉइंट होता है ये क्लियर है। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वालिफ़िकेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किस क्वालिफ़िकेशन के बंदे को CAG बनाया जाएगा। कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, बस एक कन्वेंशन बन गया है कि जो भी बंदा है CAG के लिए अपॉइंट हो रहा है उसको ऑडिटिंग में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैंकिंग में होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस, और डे टू डे गवर्नेंस जो है अपनी, उसमें उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ये चीज़ें प्रीरिक्विसाइड हैं, ये तो होनी ही चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे सीएजी का। तो ये बाय कन्वेंशन बन चुकी हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ नहीं लिखा है क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ओके, ये हम आर्टिकल 148 डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ें आर्टिकल 148 में आ जाएंगी। ओथ के बारे में देख लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है सीएजी को, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीएजी को, तो शपथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाता है। अगर लेकिन प्रेसिडेंट बिजी है तो वो किसी और बंदे को अपॉइंट कर सकता है जो सीएजी को शपथ दिलाएगा। सैलरी जो है और सर्विस कंडीशन जो हैं पार्लियामेंट लॉ बना के डिसाइड कर सकता है। जैसे कि सैलरी इसकी जो है 2,50,000 से 2.5 लाख रुपये सैलरी है इसकी अभी। सर्विस कंडीशंस में कब रिटायर होगा, मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं, ये पार्लियामेंट ने डिसाइड किया हुआ है लॉ बनाकर। तो पार्लियामेंट के पास पावर है ये चीज़ डिसाइड करने की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सीएजी अगर एक बार कोई बन गया और उसका टेन्योर मान लीजिए 6 साल बाद पूरा हो गया है, तो फिर उसका मान लीजिए सरकारी करियर जो है वो समाप्त हो चुका है। जी हाँ, सीएजी एक बार अपॉइंट हो गया, उसके बाद उसका रिटायरमेंट होना है कुछ टाइम बाद, जब भी रिटायरमेंट होगा उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट नहीं हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की हो पोस्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट हो, वो किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ये इसलिए किया गया है ताकि इसको जितना ज़्यादा हो सके इंडिपेंडेंट बनाया जाए, जितना हो सके ज़्यादा वो निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सके। इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि एक बार उसकी टर्म हो जाने के बाद सीएजी की फिर वो किसी भी गवर्नमेंट की जॉब में काम नहीं कर सकता है। टेन्योर इसका 6 साल का रहेगा या फिर 65 साल, जैसा कि हमने पहले देखा कि सीईसी का भी यही टेन्योर है और यूपीएससी के मेंबर्स का भी यही टेन्योर है, इसका भी सेम टेन्योर है 6 साल या 65 साल की एज। अब देख लेते हैं हम रिमूवल पे बात कर लेते हैं। रिमूवल किस तरह से होना है इसका? देखिए, सीएजी को हटाना इतना आसान नहीं है, जैसा कि हमने देखा यूपीएससी के मेंबर्स को हटाना भी आसान नहीं है। ठीक उसी तरह सीएजी को भी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। एक चीज़ तो है, खुद से रिज़ाइन कर दे। सीएजी रिज़ाइन करना चाहता है अगर तो रेजिग्नेशन वो देगा प्रेसिडेंट को। ओके, और अगर उसको हटाना है तो उसको हटाने के लिए केवल 2 ही ग्राउंड हैं। एक तो इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर उसको हटाया सकता है और दूसरा मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर हटाया सकता है। मतलब ये केवल 2 ही रीज़न हैं जिन ग्राउंड्स पर सीएजी को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार को उसकी पोस्ट से हटाने के लिए केवल ये 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो इनकैपेसिटी, मतलब वो कार्य करने में, सीएजी के कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम नहीं है, और दूसरा मिसबिहेवियर, उसने कहीं कुछ मिसबिहेव किया है जो कि उसके पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, उस केस में प्रेसिडेंट हटा सकता है। लेकिन इसको हटाने के लिए ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाल दिया और इसको हटा दिया, ऐसा नहीं है। इसको हटाया जा सकता है केवल जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, केवल उसी प्रोसेस से इसे हटाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो आपको एक मोशन लाना पड़ेगा। ओके, मोशन लाना पड़ेगा आपको पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस में, लोअर हाउस में हो सकता है वो, अपर हाउस में भी हो सकता है वो। इस मोशन को लाओ आप, और उस मोशन को लाने के लिए आपके पास कम से कम 100 मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, उनका सपोर्ट होना चाहिए। और अगर आप अपर हाउस में ला रहे हैं तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना कंपलसरी है। अगर ऐसा हुआ, इतना सपोर्ट है आपके पास, तो आप ये मोशन लेके आइए पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में या अपर हाउस में, जिसमें भी लाना है। वो मोशन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट एक कमेटी बिठा लेगा। ओके, ये प्रेसिडेंट एक कमेटी बिठा लेगा। कमेटी में होंगे 2 जज और एक एमिनेंट ज्यूरिस्डिक्शन, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा और 2 जज होंगे। ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो चार्जेस लगाए हैं इनकैपेसिटी के या मिसबिहेवियर के, ये सही हैं या नहीं। अगर सही होते हैं, इसमें सीएजी को भी
कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का समय दिया जाता है। अब अगर इस कमेटी ने बोला कि हाँ ये सही है, ये चार्जेस सही हैं, तो ये फिर से बात जाएगा, जो भी जहाँ से भी ओरिजिनेट हुआ है, जिस भी सदन से, उस सदन में जाएगा, वहाँ पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। ओके, इम्पोर्टेंट है, स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास होना होगा। ओके, अब जब ये स्पेशल मेजॉरिटी से नीचे वाले सदन में या जिस भी सदन में ये पहले रखा गया है उसमें पास हो जाएगा, उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, मतलब टोटल जो भी मेंबर्स हैं उनका 1/2 प्लस जो भी प्रेजेंट हैं उनका 2/3 का सपोर्ट इस मोशन को होना चाहिए। अच्छा, ऐसा हुआ अगर जिस भी सदन में ये रखा गया है उसमें, फिर ये अगले सदन में जाएगा, वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, इसी मेजॉरिटी से उसको पास होना होगा। अगर ऐसा होता है तो सीएजी को प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल कर उसको रिमूव कर देगा। तो ये प्रोसेस है इसकी। पहले एक सदन में जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाके प्रेसिडेंट कमेटी बिठा लेगा, जिसमें 2 जज हो सकते हैं और एक एमिनेंट जूरिस्ट होगा। वो जो भी ऑर्डर देंगे उसके अकॉर्डिंग फिर ये लोकसभा में या जिस सदन में जाना था पहले उसमें पास होगा। फिर ये दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पे भी पास होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से होगा दोनों सदन में पास। अगर दोनों सदन में स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल कर इसको सीएजी को रिमूव कर देगा। तो ये इसका रिमूवल का प्रोसेस हो गया है। अब आगे देखते हैं फंक्शंस के पास, फंक्शन देखते हैं। फंक्शंस में इसकी इंक्लूड है, फंक्शन जो है आर्टिकल 149 में दिए गए हैं सीएजी के फंक्शंस, ओके, एंड ड्यूटीज़। तो और साथ ही साथ सीएजी के फंक्शन, जैसा कि हमने पहले देखा आर्टिकल 148 में, पार्लियामेंट भी लॉ बनाकर सीएजी के फंक्शन डिसाइड कर सकती है। तो ऐसा ही हुआ, सीएजी एक्ट 1971 में जो बना है, ड्यूटीज़ एंड पावर्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंग भी इसको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, और साथ ही साथ आर्टिकल 149 में भी सीएजी के कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। ओके, जैसे 71 में इसको अकाउंटिंग का फंक्शन भी दे दिया गया था, हालांकि उसको 76 में हटा लिया गया बाद में। ओके, अब सीएजी का काम केवल ऑडिट का है, अकाउंटिंग क्योंकि हटा लिया गया है 1976 में। तो ऑडिट का काम इसका मेन है। तो ऑडिट जो है सीएजी करता है, 2 टाइप के ऑडिट करता है। एक तो होता है ऑडिट रेगुलेटरी ऑडिट, और दूसरा होता है परफॉर्मेंस ऑडिट। अब रेगुलेटरी ऑडिट जो होता है ये क्या होता है? रेगुलेटरी ऑडिट जो होता है, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट कंपनी का या किसी डिपार्टमेंट का रेगुलेटरी ऑडिट कर रहा है सीएजी, तो इसका मतलब होगा कि वो ये देख रहा है उसमें कि कहीं पैसों का गलत यूज़ तो नहीं हुआ है, कहीं जहाँ पैसे जितने लगने थे उतने ही लगे हैं, कोई करप्शन तो नहीं हुआ है, वो चीज़ इसमें देखेगा रेगुलेटरी में। और परफॉर्मेंस ऑडिट में देखा जाता है कि वो डिपार्टमेंट या वो कंपनी सही तौर तरीके से काम कर रही है नहीं, वो अपनी हेल्दी प्रैक्टिस जो हैं उनको लागू कर रही है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो गलत पॉलिसीज़ यूज़ कर रही हो, उसकी एफिशिएंसी जो है काम करने की वो बढ़ाने के लिए काम कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है। पॉलिसीज़ गलत यूज़ कर रही है अगर, तो उसको परफॉर्मेंस ऑडिट में वो सवाल उठेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरह से मान लीजिए कहीं पर बहुत कम पैसों में काम हो सकता था लेकिन ज़्यादा पैसों में काम किया है, करप्शन नहीं हुआ है, बस ज़्यादा पैसों में काम किया है लीगल तरीके से, तो इस परफॉर्मेंस ऑडिट के थ्रू सीएजी बोल सकता है कि आपने इसी काम को कम पैसे में या ज़्यादा एफिशिएंसी से हो रहा था तो उस तरह से क्यों नहीं किया आपने। तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, और एक रेगुलेटरी ऑडिट होता है। 2 टाइप के ऑडिट होते हैं। अच्छा, ये 2 ऑडिट जो कर सकता है सीएजी, किस किस इंस्टीट्यूशंस के साथ, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकता है, तो ये चीज़ यहाँ देखिए आप। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट का हो चाहे यूनियन का हो, उनका ऑडिट कर सकता है सीएजी। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो या पीएसयू हो, जैसे भी कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, सेल हो गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो गया, इस टाइप जितने भी पीएसयू हैं गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, और जितनी भी कंपनीज़ हैं,
उन सब का ये ऑडिट कर सकता है। चाहे कोई कॉरपोरेशन हो, जैसे LIC हो गया, इसका भी कर सकता है, SBI हो गया, इनका भी कर सकता है। उसके बाद कोई कंपनी जिनमें गवर्नमेंट का शेयर है, ठीक है, 100% शेयर है उनका तो करेगा ही करेगा। 100% से कम है और 51% तक हैं तो उनका भी ऑडिट ये करेगा CAG। साथ में या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट का शेयर नहीं है, गवर्नमेंट से बस रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट से, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ इनको कुछ भी हेल्प दे रखी है फाइनेंशियली, तो उनका भी कर सकता है ऑडिट CAG। इसके अलावा बहुत से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट कंपनीज़ का भी कर सकता है अगर वो किसी भी लेवल पर गवर्नमेंट साथ एंगेज हैं तो। ओके, लेकिन एक चीज़ ये है यहाँ ध्यान देने वाली बात, जो भी सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, जैसे IB की सर्विस हुई, जैसे कि NIA हो गया, जैसे कि रॉ हो गई हमारी, इनके ऊपर CAG का ऑडिट लागू नहीं होता है। CAG इनका ऑडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं एक और जो इसका फंक्शन है मेन, वो है एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना। ओके, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना प्रेसिडेंट को। यह हर साल CAG एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है जिसमें सारे साल का लेखा जोखा होता है, और वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट फिर संसद के पटल पर रखता है। ओके, संसद के पटल पर रखता है प्रेसिडेंट। उसके बाद संसद में 2 कमेटी होती हैं, एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये दोनों कमेटीज़ जो हैं CAG की जो रिपोर्ट है उसको ही स्क्रूटिनाइज़ करती हैं, उसको ही स्टडी करती हैं और देखती हैं कि सारी चीज़ें तय तौर तरीके से हुई हैं या नहीं। सारी चीज़ें, सारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित जो फंड है गवर्नमेंट का, उससे निकाला गया है, लेकिन संसद का अप्रूवल उसमें लिया गया है एक एक पैसा निकालने में या नहीं। तो ये PSC और COPU जो हैं ये काम स्क्रूटिनाइज़ करती हैं CAG की रिपोर्ट को। तो PSC पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनका काम ही ये है, इनका काम जो है वो CAG की रिपोर्ट पे ही निर्भर है। ओके, अगर CAG की रिपोर्ट नहीं होगी तो इनके पास कुछ काम ही नहीं है, इन कमेटीज़ के पास। ओके, तो इनके काम करने का बेसिस ही CAG की रिपोर्ट है, ठीक है। ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट, जैसे आप ये अपन ने देखा, प्रेसिडेंट रखता है संसद में, और संसद में ये 2 कमेटियाँ इस रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज़ करती हैं। कुछ कमी होती हैं तो वहाँ डिस्कस की जाती हैं संसद में। ओके, और अगर ये CAG की रिपोर्ट है, क्योंकि ये CAG स्टेट के ऑडिट भी करता है, तो स्टेट को लेके जो भी रिपोर्ट होगी CAG की, वो रिपोर्ट लेजिस्लेटिव में भी जाएगी। मतलब जो विधायिका है राज्य की, वहाँ पे जाएगी। राज्य की विधायिका जो है वहाँ पर स्टेट रिपोर्ट जाएगी, जो भी CAG ने स्टेट का ऑडिट किया है वहाँ पे, और ये जाएगी गवर्नर के पास। फिर गवर्नर वही विधेयक, गवर्नर जो है विधायिका में रखेगा, और वहाँ पे भी दो कमेटी होंगी, PSC वाली और एक COPU की। ये दोनों कमेटी स्टेट की रिपोर्ट को पढ़ेंगी और बाद में इसके ऊपर डिस्कशन होगा, जो लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब राज्य विधायिका में। ओके, तो ये हो गया इसकी CAG की रिपोर्ट का एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन इसका ऑडिट का। ये दोनों फंक्शन हैं इसके जो हम डिटेल में देख चुके हैं। आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंस। तो CAG एक स्वायत्त निकाय है। CAG एक इंडिपेंडेंट यानी स्वायत्त निकाय है, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, एक हमने पहले भी देखा जा चुका है, हमने वीडियो में देखा है हमने। कॉन्स्टिट्यूशनल है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई ना कोई प्रोविज़न है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमने 3-4 आर्टिकल्स देख लिए हैं जो CAG से रिलेटेड हैं,
मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो है। स्वायत्त कैसे है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ शर्तें रखी हैं जो इसकी स्वाधीनता को बचा कर रखती हैं। क्या है वो शर्तें, देख लेते हैं। पहली चीज़, CAG डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि CAG को प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा दे। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे CAG का कार्यकाल निर्भर नहीं करता है कि प्रेसिडेंट खुश नहीं है अगर, तो वो CAG को हटा देगा। प्रेसिडेंट यानी कैबिनेट, प्रेसिडेंट तो कुछ करता नहीं है, वो तो नॉमिनल हेड होता है हमारे यहाँ। प्रेसिडेंट जो भी करता है मतलब वो कैबिनेट की बिल पे कर रहा है। मतलब ऐसा है कि कैबिनेट जब चाहे तब CAG को नहीं हटा सकती। उसके हटाने का प्रॉपर तरीका है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जा सकता है, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, उस तरीके से हटाया जा सकता है केवल CAG को, और दूसरा तरीका नहीं है। तो इससे CAG स्वतंत्र होकर काम कर सकता है अपना निष्पक्ष तरीके से। दूसरा देख लेते हैं, सैलरी चार्ज ऑन CFI। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, सैलरी CAG की और उसके जो डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, उसका सारा खर्चा जो है CAG का जो, और इसका डिपार्टमेंट का जो खर्चा है CFI पे चार्ज होता है। मतलब इसका जो भी खर्चा है उस पर पार्लियामेंट में उस पर वोटिंग नहीं हो सकती है। ओके, CAG का जो भी सैलरी है, जो भी एक्सपेंडिचर है उसके ऑफिस का, पार्लियामेंट में उस पर वोटिंग नहीं की जा सकती है, वोटिंग नहीं हो सकती है। हाँ, आप डिबेट कर सकते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वोटिंग नहीं की जा सकती। ओके, तो ये इस तरीके से भी उसको इंडिपेंडेंस को बचा के रखा गया है। एक तरीका हमने ये देखा। दूसरा हमने देखा कि इसके रिमूवल का प्रोसेस खुद से एक उसको स्वायत्त निकाय बनाता है। तीसरा हम देख रहे हैं इसको रिमूव करा जा सकता है, जो केवल सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे करा जा सकता है उस प्रोसेस से। बहुत टफ प्रोसेस है, आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव नहीं हुआ है, ना ही आज तक कोई CAG रिमूव हुआ है। इसी से पता चलता है कि कितना टफ प्रोसेस है। तो एक ये चीज़ हो गई। एक चीज़ ये है कि सैलरी और सर्विस कंडीशन जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते बीच में, डिसएडवांटेज के तौर पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, कोई CAG काम कर रहा है, 6 साल का टेन्योर है और 4 साल हुए हैं उसको, लेकिन गवर्नमेंट उसके काम से खुश नहीं है। उसने कुछ तौर तरीके पे गवर्नमेंट के कुछ जो भी तौर तरीके हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उन पर सवाल उठा दिए हैं जिससे कि गवर्नमेंट खुश नहीं है। तो गवर्नमेंट सोचे कि हम इसको 4 साल हुए हैं, अभी 2 साल बचे हैं, इसकी सैलरी कम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब उसके डिसएडवांटेज में सैलरी को आप कम नहीं कर सकते। और सर्विस कंडीशन ऐसा भी नहीं कर सकते कि 6 साल है तो उसको बीच में अपन एक काम करते हैं 4 साल कर दें, क्योंकि ये CAG अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं किया जा सकता बीच में। तो ये इसका मतलब है कि सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस कांट बी चेंज टू इट्स डिसएडवांटेज। ओके, और लास्ट है फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल ना होना। इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि CAG अगर एक बंदा बन गया है, मतलब उसके रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर रिक्रूट होने के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट पोस्ट हो। तो इन 5 तरीक़ों से CAG को इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, एक स्वायत्त निकाय बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मान लीजिए इसको आप। CAG हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से। जैसा कि हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं ब्रिटेन से, तो CAG भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में CAG का लेकिन रोल अलग होता है, CAG का रोल इंडिया में अलग है। ब्रिटेन में जो CAG है वो मेंबर होता है हाउस ऑफ कॉमन का। जैसे कि मान लीजिए वहाँ की लोकसभा जो है, हाउस ऑफ कॉमन, उसका मेंबर होता है CAG, इंडिया में नहीं होता है। एक ये डिफरेंस है। दूसरा, CAG को जो है ब्रिटेन में पावर ज़्यादा है। कैसे? जैसे हमारे यहाँ CFI से फ़ंड निकालती है गवर्नमेंट, उसमें उसको CAG से या अपना नियंत्रक एवं महालेखापाल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में
आप ब्रिटेन के सीएजी से पूछे बगैर, उसकी परमिशन के बगैर ब्रिटेन के सीएफआई से 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे सीएजी के पास ये पावर है। हमारे यहाँ इंडिया में सीएजी के पास पावर है, लेकिन वो क्या है, सीएफआई से एक बार पैसा निकाल लिया गवर्नमेंट ने, खर्चा कर लिया, उसके बाद उस हमारे यहाँ के सीएजी को ऑडिट करने का पावर है। समझिए आप, उसको ऑडिट करने का पावर है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला हमने 100 रुपये निकाल लिए, हम इस पॉलिसी में खर्च करेंगे। सीएजी बोला ठीक है। अब जब 1 साल हो गया, तब सीएजी देखेगा कि ये 100 रुपये आपने निकाले थे, आपने बोला था हम इस पॉलिसी में खर्च करेंगे, क्या आपने किए खर्च उसमें? ये काम है यहाँ पे सीएजी का। मतलब एक बार एक्सपेंडिचर हो गया, उसके बाद इंडिया में सीएजी का काम शुरू होता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है सीएजी का काम? एक्सपेंडिचर होना नहीं, उसके पहले ही सीएजी के काम शुरू हो जाता है। आपको कोई पैसा निकालना भी है तो सीएजी का काम वहाँ पे स्टार्ट हो गया, हमारे यहाँ बाद में स्टार्ट होता है। तो ये एक डिफरेंस है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो भी जितने भी सीएजी अभी तक रहे हैं, ये सीएजी जो हैं 1948 से इंडियन सीएजी से अपॉइंट होने लगे थे। वी नरहरि राव ये पहले सीएजी थे, नियंत्रक एवं महालेखाकार इंडिया के, जो इंडियन थे। वी नरहरि राव पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप पढ़ के जाइए। बाकी के जितने भी हैं इनको भी आप एक बार नज़र मार के जाइए, कौन कौन से सीएजी अभी तक अपॉइंट हो चुके हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ओवरऑल पहला सीएजी, चाहे इंग्लिश हो चाहे इंडियन हो, वो रहे हैं एडमंड ड्रूमॉन्ड। हम देख चुके हैं 1860 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। एडमंड ड्रूमॉन्ड, ये 1860 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ये पहले सीएजी थे ओवरऑल, चाहे इंग्लिश चाहे इंडियन। इंडियंस में देखें तो नरहरि राव थे। ओके, बाकी ये लिस्ट है, आप इनको एक बार ज़रूर देख के जाइए, पेपर में ये आ सकते हैं। और करंट में जो हमारे सीएजी हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आईएएस कैडर के ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर थी इनकी। और इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के अपना एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। तो उसके बाद इनको सीएजी बनाया गया है। ओके, ये करंट में सीएजी हैं। चलिए देख लेते हैं पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस। तो पिछले साल 2020 में भी क्वेश्चन आया था, 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है सीएजी के ऊपर। तो इस साल आप पढ़ के जाइए अच्छे से, क्वेश्चन इस साल भी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं। पिछले 2020 का क्वेश्चन है ये कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट ऑल रिसीप्ट विच आर पेएबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब सीएजी की ड्यूटी क्या है? सीएजी की ड्यूटी क्या है? जो भी रिसीप्ट्स हैं, जो भी पेएबल हैं, मतलब जो भी पैसा आप निकाल रहे हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, उसको ऑडिट करना। क्या ये सीएजी की ड्यूटी है? बिल्कुल है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ भी गवर्नमेंट ने निकाला है, सीएजी उसका ऑडिट करेगा। कुछ भी गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला है, क्रेडिट किया है या डेबिट किया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ भी हुआ है, तो सीएजी उसका ऑडिट करेगा। तो ये पहली चीज़ सही है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? सीएजी हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स और स्टॉक्स केप्ट इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट। जी, हमने देखा है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, सीएजी उसका ऑडिट कर सकता है। तो ये वही लिखा है घुमा फिरा के, ऑफिस में कोई भी अकाउंट है, स्टोर का स्टॉक है, उसका ऑडिट, मतलब ऑफिस का ऑडिट, तो सीएजी बिल्कुल कर सकता है। तो 2020 का ये क्वेश्चन है, दोनों इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का है ये। विच आर्टिकल प्रोवाइड ड्यूटीज़ ऑफ सीएजी? किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के सीएजी के कर्तव्यों का बारे में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 149 हमने देखा हुआ है,
148 में तो CAG एक अपॉइंट होगा, उसकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, है ना, 6 साल 65 साल का रिटायरमेंट, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसकी ओथ कब होगी, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं 148 में। 149 में लिखा है उसकी ड्यूटीज़ क्या है। ओके, ड्यूटीज़ में आ जाती हैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करना, उसको ऑडिट करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये 149 में है उसकी ड्यूटीज़। तो ये सेकंड क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन था, ये 2020 का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस बड़े इजी आते हैं, CAG के क्वेश्चंस इजी आते हैं, फैक्चुअल तो बहुत ही कम है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वही बहुत इजी रहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है CAG के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हम यूनिट 10 के जो भी बचे हुए हैं उनमें से लेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।